Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home and preparing for your upcoming examinations. Also, I hope that you have all gone through all the previous lectures that has been provided to you. From current affairs point of view, it is very important that you go through each and every lecture without fail, because there is a possibility there is some of the updates will be given to you in the consequent lectures. So if you have skipped the previous lectures, there is a possibility that you get confused while talking about some of the topics under the upcoming lectures. So I would suggest you that whenever you have time, please go through all the previous lectures. और इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर्स है, विच इज़ आवर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 44, वी विल स्टार्ट दैट. और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, और ऑलमोस्ट हमारे जो आज के सारे टॉपिक है, दैट विल रोम अराउंड द बजट 2021. ओके, तो फेब्रुअरी 1 को हमारा जो बजट है उसको पेश किया गया. रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ फिनांस श्रीमती निर्मला सीतारमन presented the union budget 2021 and 2022. So what is the financial year? That is from April 2021 to March 2022. This was the first ever digital union budget. देखिए, कोई फिजिकल कॉपी से बजट नहीं पढ़ा गया. ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में डिजिटल फॉर्मेट में बजट को रखा गया और डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा गया. इट इज़ बेस्ड ऑन 6 पिलर्स. और क्योंकि इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से पीछे जा चुकी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसको रिकवर करने के लिए 6 पिलर्स को लाया गया. दैट इज़ हेल्थ एंड वेलबींग, विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द बजट. देन फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री-इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. तो ये जो 6 पिलर्स है उसके ऊपर हमारा जो बजट है उसको लाया गया. दिस सेक्शन डील्स विथ दी प्रपोजल्स फॉर दी हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर. तो हम 6 के जो 6 सेक्टर है जो यहाँ पे हमें बताए गए हैं उसको एक एक करके इस लेक्चर में पढ़ेंगे. क्या है की पॉइंट्स इस बजट के, और पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर. ओके, सो बजट आउटले क्या था? सो आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इन 2021-2022 एज अगेंस्ट 2022-21 इज़ एन इंक्रीज ऑफ 137%. देखिए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी खर्च करना पड़ा इन दी हेल्थ सेक्टर, और उसी की वजह से हेल्थ में जो पैसा लगाया गया था पिछले साल उसको 137% से इंक्रीज़ कर दिया गया है. मेजर स्टेप्स क्या लिए गए हैं? सो स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग. सो बेसिक जो इस साल हमारा जो फोकस रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे रहेगा. गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेट्स में प्रॉमिस कर चुकी है कि फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा. सो ₹35,000 crore फॉर COVID-19 वैक्सीन इन बजट एक्सपेंडिचर 2021 to 22. ओके, from now onwards we will only say 21-22. You have to understand it as financial year 2021 to 2022. ओके, सो देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बजट में से 35,000 करोड़ रुपए निकाल कर दिए जाएंगे आने वाले साल में. दी मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस दी कंट्री. तो इंडिया में बेसिकली 2 कंपनीज़ है जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है. वन इज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट इज़ भारत बायोटेक. भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको नाम दिया गया है कोवैक्सीन, विच इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनियस वैक्सीन. जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो ऑक्सफर्ड रिसर्च्ड एंड ऑक्सफर्ड डिस्कवर्ड वैक्सीन है, जिसको नाम दिया गया है कोविडशील्ड. हेल्थ सिस्टम्स में ऊपर सुधार लाया जाएगा. सो PM आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन. सो क्योंकि स्वस्थ भारत
को आगे बढ़ाना है। आने वाले टाइम में भी जो बीमारियां है उसको कम करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया गया है, विच इज़ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड न्यू स्कीम इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सो मिशन पोषण 2.0 टू बी लॉन्च्ड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो मिशन पोषण 1.0 जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उसी के चलते और डिस्ट्रिक्ट्स में इसको एक्सटेंड किया गया है इन दी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। सो जल जीवन मिशन, क्योंकि पानी जो चीज़ है वो भी हेल्थ के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है, तो जल जीवन मिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। सो अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन सेक्टर टू बी लॉन्च्ड टू ब्रिंग सेफ वाटर टू 2.86 करोड़ हाउस होल्ड थ्रू टैप कनेक्शन। सो ऑलरेडी एक स्कीम इसके अंडर चल रही है, हर घर जल। ओके, तो हर घर जल जो स्कीम है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंडर क्या है, जो मेन एम है वो क्या है कि 2024 तक सारे गांव के और शहरों के घरों में नल के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आइडिया लाया गया है, मिशन लाया गया है। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो स्वच्छ भारत जो कि 2019 से स्टार्ट किया गया था वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। क्लीन एयर प्रोग्राम। सो ₹2270 crore टू टैकल एयर पोल्यूशन फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विथ $1 million+ पॉपुलेशन। तो वहाँ पे ऑलरेडी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। तो जैसे आपका बॉडी का ईयरली चेकअप होता है, उसी तरह से अब आपके व्हीकल्स का भी ईयरली चेकअप किया जाएगा, और जो 15 से 20 साल पुराने जो व्हीकल्स है जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला सकते हैं उनको स्क्रैप कर लिया जाएगा, और उसको नाम दिया गया है नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सेकेंड पिलर दैट वाज कवर्ड इन दी बजट 2021, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्यों है ये न्यूज़ में? सो रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ फिनेंस प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 21-22। दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल बजट ऑफ इंडिया, एंड दिस सेक्शन पर्टिकुलरली डील्स विद द प्रपोजल्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्लाइड्स में हम ये जो 6 पिलर्स है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, क्या क्या स्कीम्स लाई गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाएगा? सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो ₹1.97 lakh crore in next 5 years for PLI schemes in 13 sectors to create and nurture manufacturing global companies for an आत्मनिर्भर भारत। तो जो बेसिक फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत पे रखा गया है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जब बढ़ेगा तभी जाके जो इकोनॉमी है उसको हम रिकवर कर पाएंगे। एंड नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है? क्योंकि नाउ वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़। जैसे जो मैन्युफैक्चर हम यहाँ कर सकते हैं तो इंडिया नहीं चाहता कि उसको बाहर से मंगाया जाए, सारे स्कोप उसको यहीं पे दे दिए जाएंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, टेक्सटाइल्स के लिए क्या किया जाएगा? सो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क दैट इज़ मित्रा स्कीम टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो आने वाले टाइम में अलग अलग शहरों में जो टेक्सटाइल हब्स है वहाँ पे मित्रा स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे पैसे बढ़ाए जाएंगे? सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि पिछले बार के बजट में भी जिसको बताया गया था कि इसमें इतने इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, हाईवेज़ है, रोड्स है, गैस पाइपलाइंस है, डैम्स कंस्ट्रक्शंस है, तो इन सारी चीज़ों में भी पैसे खर्च किए जाएंगे। सो उसको नाम दिया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एक्सपांडेड टू 7,400 प्रोजेक्ट्स। मेजर्स इन 3 thrust areas to increase funding for NIP, that is creation of institutional structures, set up and capitalize a development financial institution DFI, big thrust on monetizing assets, enhancing the share of capital expenditure। तो किस तरीके से ज़्यादा खर्च करके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर इस बजट में बात की गई है।
क्या क्या बनेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, पाइपलाइन के अंतर्गत। तो एक होगा रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि जब किसी जगह को रोड कनेक्टिविटी दी जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकल इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे बूस्ट होने लगती है, राइट। क्योंकि जो लॉजिस्टिक पूरा है वो ज़्यादातर आज भी रोड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। सो रुपीज़ 1,18,101 lakh crore, highest ever outlay for Ministry of Road Transport and Highways has been assigned by the Finance Minister. New economic corridors and expressways being planned, advanced traffic management system in all न्यू 4 एंड 6 लेन हाईवेज। तो जो अब से नए 4 या 6 लेन्स हाईवेज बनेंगे वहाँ पे एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाई जाएगी ताकि लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। सो नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। तो जितने भी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स हैं उनको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा बाय दिसंबर 2023। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डीएफसी टू बी कमीशनड बाय 2022। मेजर्स फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। तो अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ पढ़ा हो तो नए 3rd AC के इकोनॉमी कोच बनाए गए हैं जो कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ओके, सो एस्थेटिकली डिजाइंड विस्टा डोम लाइक हॉफमैन बुश कोच ऑन टूरिस्ट रूट्स फॉर बेटर ट्रैवल। कंफर्ट लेवल बढ़ाया जाएगा। हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क रूट्स टू हैव इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एलिमिनेटिंग ट्रेन कोलाइजन ड्यू टू ह्यूमन एरर। तो ये सारी चीज़ें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर बिल्ड की जाएगी। ओके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। सो एक्सपांशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सिटी बस सर्विस। सो वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिया गया है, राइट। मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम्स एट मच लेसर कॉस्ट विथ सिमिलर एक्सपीरियंस। तो देखिए आपको ये दोनों नाम याद रखना है। मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि मेट्रो रेल की तरह होगी बट काफ़ी सस्ती कॉस्ट में उसको बनाया जाएगा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाएगा। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 21-22 टू बी लॉन्च्ड। रुपीज़ 3,05,984 crore over 5 years for a revamped, reform-based and result-linked new power distribution sector scheme। completely जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेकओवर कर दिया जाएगा। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज को भी अंडर दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर उसको डेवलप किया जाएगा। Rupees 2,000 crore worth 7 projects to be offered in public-private partnership mode in financial year 21-22 for operation of major ports। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगी ये पाइपलाइन स्कीम। सो एक्सटेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम टू कवर 1 crore more beneficiaries। A new gas pipeline project in Jammu and Kashmir, because now Jammu and Kashmir is directly under the central government. It is a UT. Okay, so an independent gas transport system operator to be set up for the facilitation and coordination of booking a common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis। तो ये चीज़ भी आने वाले टाइम में बजट के अंडर लाई जाएगी। जो हमारे पिलर के बारे में बात की गई है बजट 2021 में वो है फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल। सो वो सेम हमको नेक्स्ट स्लाइड में वी विल फॉलो इट। सो क्या होता है फिनेंशियल कैपिटल। सो अ सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड टू बी इवॉल्व्ड। ओके, तो सिक्योरिटी मार्केट में सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड टू बी इवॉल्व होगा। जो आपका शेयर मार्केट है उसमें ये लागू किया जाएगा। टू डेवलप एन इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट ऑफ ऑल फिनेंशियल इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखिए जनरली अब क्या होता है, अगर आप किसी फंड में या किसी स्कीम में अगर पैसा डालते हो तो आपको आधी अधूरी जानकारी देकर आपका पैसा जो है वो कहीं भी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है।
पैसे लगाने वाले को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में उसके पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़्यादा सिक्योरिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्वेस्टर को देने के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर बनाया जाएगा। टू डेवलप एन इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, अ न्यू परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड मार्केट। तो जो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में जो पैसा रोका जाता है उसके लिए अ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जनरली अभी क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है या जो आपका फंड एडवाइज़र होता है वही आपको बॉन्ड एडवाइज़र के तौर पर भी काम करता है। उसके लिए कंप्लीटली एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज। तो जैसे शेयर मार्केट का रेगुलेटेड एक्सचेंज है हमारे पास, तो उसी हिसाब से गोल्ड एक्सचेंज के लिए भी रेगुलेटेड मार्केट बनाया जाएगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज सेबी, टू बी नोटिफाइड एज अ रेगुलेटर एंड वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू बी स्ट्रेंथेंड। ठीक है, तो सेबी को भी काफ़ी सारे नए प्रोविजंस उसमें डालकर उसकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ाई जाएगी। और आने वाले टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि फिनेंशियल मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा ये चीज़ भी यहाँ पे स्ट्रेंथन की जाएगी। स्ट्रेस्ड असेट रिजोल्यूशन, सो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी टू बी सेटअप। ठीक है, बैड बैंक जिसको कहा जाएगा, बैड बैंक। तो देखिए, हमने पिछले कई सालों में देखा है कि काफ़ी सारे बैंकिंग घोटाले सामने आए हैं। अब जब मान लीजिए कि कोई बड़ी बैंक जो कि इकोनॉमी के लिए देश में होना काफ़ी ज़रूरी है, राइट, क्योंकि काफ़ी सारे पैसे उस बैंक के थ्रू देश की इकोनॉमी में लगे हुए हैं। अगर ऐसी किसी बैंक में 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ का जब घोटाला हो जाएगा तो क्या होगा? पूरे देश की इकोनॉमी का उस पे पूरी देश की इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा। सो इसीलिए बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो उसकी जो लिमिट थी वो अब तक क्या था, 49% जो लिमिट थी एफडीआई इन दी इंश्योरेंस सेक्टर, उसको बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। टू इंक्रीज द परमिसेबल एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49% टू 74% एंड अलाउ फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विथ सेफगार्ड्स। सो कुछ प्रोविजंस रखे जाएंगे जिसमें फाइनल अथॉरिटी इंडियन होगी, बट उसमें जो एफडीआई फ्लो था, इनफ्लो का जो बैरियर था, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। द अपर लिमिट इज़ नाउ 74%। डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में क्या बोला गया है इस बजट में? सो अमेंडमेंट्स टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 to help depositors get easy and time bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover। ठीक है ना, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स में या जो भी फंड में आपने पैसा डाला हुआ है, आपकी डिपॉजिट आपके लिए हमेशा एक्सेसिबल रहेगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख फॉर बैंक डिपॉजिटर्स। सो उसको बढ़ाकर जो उसकी लिमिट थी उसको 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर द सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑफ फिनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम जानते हैं SAR FAECI के नाम से, proposed to be reduced from 50 lakh to 20 lakh for NBFCs with minimum asset size of 100 crore rupees। तो क्योंकि जो लोन की वजह से अगर बड़ी बड़ी लोन, छोटी छोटी बैंक्स अगर बड़ी बड़ी लोन्स देने लगेगी तो उनकी जो इनकम और डेप्ट है, उसकी जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और उसी की वजह से हमें पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम था वो देखने को मिला। और सारी कई छोटी छोटी बैंक्स है जिनको पिछले सालों में बंद होते हुए हमने देखा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसके लिए ये बात रखी गई है। मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर दी SAR FAECI एक्ट प्रपोज्ड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 लाख टू 20 लैक्स। कंपनीज और फर्म्स के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं? सो टू डीक्रिमिनलाइज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008,
easing compliance requirement of small companies by revising their definition under Companies Act 2013, promoting startups and innovators by incentivizing the incorporation of one person कंपनीज। तो जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको 3-4 सालों के लिए टैक्स बेनिफिट काफ़ी सारे दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है इस देश का वो बिजनेस ओरिएंटेड बनेगा, और वो जब बिजनेस ओरिएंटेड बनेगा तो वो कई लोगों को नौकरी दे पाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ दी गई है। टू एंश्योर फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस बाय स्ट्रेंथनिंग नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको एनक्लेट कहा जाता है, तो उसमें फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट्स सिस्टम, ठीक है, ताकि ऑनलाइन काफ़ी सारे केसेस की जो हियरिंग है वो ऑनलाइन हो सके, उसके लिए ई कोर्ट सिस्टम सेटअप किए जाएंगे। और इससे और एक चीज़ क्या होगी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ डेप्ट रिजोल्यूशन and special framework for micro, small and medium enterprises, disinvestment and strategic sale. So new policy for strategic disinvestment approved. Central public sector enterprises expect in 4 strategic areas to be privatized. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि IRCTC को धीरे धीरे IPO ला दिया गया है और उसको कुछ हद तक प्राइवेटाइज कर दिया गया है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर मल्टीपल ट्रेन्स जो कि प्राइवेट ट्रेन्स के तौर पर इंडियन रेलवे ट्रैक्स पर चल रही है। क्यों प्राइवेटाइज किया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट के पास होगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको अच्छे से मैनेज ना कर पाए, एफिशिएंटली मैनेज ना कर पाए। तो एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे किया जाएगा। और इस बजट में ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि एक जो 4 सेक्टर की यहाँ बात की गई है उसमें से एक सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है इंडिया में, दैट इज़ LIC। सो LIC को भी आने वाले कुछ ही महीनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड दैट ऑल्सो विल बी प्राइवेटाइज्ड। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, देखिए LIC इन 21-22 special purpose vehicle in the form of a company to monetize ideal land, introducing a revised mechanism for ensuring timely closure of sick or loss making CPSEs, government financial reforms, so treasury single account system for autonomous bodies to be extended for universal application, separate administrative structure for to streamline the ease of doing business for cooperatives। ठीक है, अभी फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट आप जो ओवरव्यू है बजट का वो याद रख लीजिए। आपको ओवरव्यू से ज़्यादा डिटेल्स प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा 4th पिलर है दैट इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया एंड रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो इस 4th पिलर के बारे में क्या क्या शामिल किया गया उसको हम देखेंगे। तो उसमें शामिल है एग्रीकल्चर सेक्टर। So ensured minimum support price at minimum 1.5 times the cost of production across all commodities। देखिए अब तक क्या था कि कुछ ही चुनिंदा क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता था। इस बजट में ये एक बड़ी बात की गई है कि सारे क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइड की जाएगी एंड दैट विल बी मिनिमम 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, जो न्यूनतम सहायता मूल्य है उसको 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखा जाएगा, मिनिमम 1.5 टाइम्स। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। स्वामित्व स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। Operation Green Scheme to be extended to 22 perishable products to boost value addition in agriculture and allied products. 1000 more mandis to be integrated with a national agriculture market (ENAM) to bring transparency and competitiveness. APMCs to get access to the agriculture infrastructure funds for augmenting infrastructure facilities। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में और रिसेंटली जो इवेंट्स हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो ऐसा फील्ड है दैट इज़ फिशरीज़, और फिशरीज़ इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करता है। 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, Paradip and Pethua Ghat to be developed as hubs of economic activity. All are southern part of the country. Multi-purpose seaweed park in Tamil Nadu to promote seaweed cultivation.
माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स जिनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक में। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम फॉर बेनिफिशियरीज टू क्लेम राशंस एवरीवेयर इन द कंट्री, माइग्रेंट वर्कर्स टू बेनिफिट द मोस्ट। तो वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो पायलट प्रोजेक्ट था वो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था। उसको जून 2021 तक ऑलमोस्ट ऑल यूटीज़ और स्टेट्स में रोल आउट कर दिया जाएगा। पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स, माइग्रेंट वर्कर स्पेशली टू हेल्प फॉर्मुलेट स्कीम फॉर देम। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में, ये क्यों माइग्रेंट लेबरर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो हो सकता है कि गुजरात और उड़ीसा का एग्जांपल ले लीजिए। तो उड़ीसा से लैक्स ऑफ नंबर ऑफ लेबर्स गुजरात में काम की तलाश में रहते हैं, यहीं पे बस जाते हैं। अब इससे क्या होगा, पहले क्या होता था कि अगर उसको सेंट्रल की सब्सिडी चाहिए होती, अपना राशन कार्ड अगर उसको यूज़ करना होता तो उसका उड़ीसा में रहना ज़रूरी था। उसको गुजरात में कोई राशन सब्सिडाइज्ड रेट पे नहीं मिलता, तो उसको महंगा राशन लेना पड़ता। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम से क्या हो गया कि सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी फूड सब्सिडी जो भी होगी राशन कार्ड के थ्रू जो भी दी जाती होगी, वो उसको, चाहे वो गुजरात में रह रहा है, अगर उसके पास उड़ीसा का अप्रूव्ड राशन कार्ड भी है तो भी वो फ़ायदा उसको गुजरात में रहते हुए मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी उसको गुजरात में नहीं मिलेगी। गुजरात गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी उसे नहीं देगी, ना ही उड़ीसा गवर्नमेंट गुजरात में आकर उसको अपनी सब्सिडी देगी, राइट। अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का फ़ायदा उठाना है तो उसको वहाँ पे जाकर राशन कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स अंडर वे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू, minimum wages and coverage under the employees state insurance corporation applicable for all categories of workers। तो मिनिमम वेज का जो आइडिया था, रिकमेंडेशन था, वो ऑलरेडी 2019 के बजट में दे दिया गया था, जिसको तय कर दिया गया कि इस बार के बजट में, आने वाले साल में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वुमेन वर्कर्स अलाउड इन ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स विद एडेक्वेट प्रोटेक्शन। Compliance burden on employers reduced with single registration and licensing and online returns। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। फिनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। सो अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन, marginal money requirement reduced to 15%, to also include loans for allied agriculture activities। तो अगर आप SC ST या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको काफ़ी सारी और एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी जाएगी। री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, स्कूल एजुकेशन के पीछे काफ़ी खर्च किया जाएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है। सो 15,000 schools to be strengthened by implementing all national education policy components shall act as exemplar schools in their regions for mentoring others। 100 new Sainik schools to be set up in partnership with NGOs, private schools and states। हायर एजुकेशन पे काफ़ी खर्च किया जाएगा। लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू सेट अप द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन अम्ब्रेला बॉडी विथ 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर स्टैंडर्ड सेटलिंग, एक्रेडिशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। तो 4 अलग अलग पिलर्स लेजिस्लेशन के तौर पर बनाए जाएंगे, जो कि होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी कोई एजेंसी एज ऑफ नाउ हमारे पास नहीं है, बट क्योंकि एजुकेशन फील्ड में नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा। क्रिएशन ऑफ फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू कवर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी फॉर ग्रेटर सिनर्जी। Central University to come up in Leh for accessibility of higher education in Ladakh। So now लद्दाख में भी क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वेलफेयर काफ़ी सारी सब्सिडी दी जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज, रिवेम्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ SCs,
स्किलिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। स्किल इंडिया ऑलरेडी पिछले काफ़ी सालों से सक्सेसफुली रन हो रहा है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। रुपीज 3000 crore फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम towards post education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Initiatives for partnership with other countries in skilling to be taken forward similar to partnership. तो जो स्टूडेंट एक्सचेंज के जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी। विथ UAE टू बेंचमार्क skill qualifications, assessment, clarification, certification and deployment of certified workforce. With Japan for a collaborative technical intern training program to transfer skills, technique and knowledge. तो ऑलरेडी हम ऐसी 2 देशों की यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी हम जो MOUs है वो कर चुके हैं, एंड दैट इज़ विथ UAE एंड जापान। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। रिसेंटली हमने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देखा था जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया था। सो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन विच इज़ नोन एज NTLM टू मेक गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी अगर मुझे लोकल लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट के बड़े बड़े बिल्स पढ़ने हैं तो वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो एक NTLM बनाया जाएगा। PSLV CS51 to be launched by New Space India Limited, carrying Brazil's Amazonia satellite and some Indian satellites. So आने वाले टाइम में PSLV CS51 को लॉन्च किया जाएगा जो कि लॉन्च करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और वो ब्राज़ील के एमेजोनिया नाम के सैटेलाइट के साथ साथ इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स को भी लेकर जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन एक्टिविटीज़, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बीइंग ट्रेन्ड ऑन जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रशिया। तो रशिया हमें उनकी ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर रहा है। गगनयान जो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है जो कि 2022-2023 में लॉन्च किया जाएगा। First unmanned launch is slated for December 2021. Rupees 4,000 crore over 5 years for deep ocean mission, survey exploration and conservation of deep sea biodiversity. तो इंडियन ओशन में रिसर्च के लिए भी आने वाले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो नेक्स्ट जो हमारा पिलर है दैट इज़ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड फिस्कल पोजीशन। सो दिस विल बी अवर 5th एंड 6th पिलर्स, और ये भी बजट में बताया गया है। क्या है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस? सो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड healthcare professionals already introduced to ensure transparent and efficient regulation of the 56 allied healthcare professions, ताकि fraud ना हो in the field of healthcare. The National Nursing and Midway Commission bill introduced for the same in the nursing profession. Proposed conciliation mechanism with mandate for quick resolution of contractual disputes with central public sector enterprises. CPSEs के साथ जो भी dispute है उसको जल्दी से resolve करने के लिए conciliation mechanism बनाया जाएगा। 3,768 crore rupees allocated for first digital census in the history of India, right? तो वो 2021 में आने वाले कुछ ही समय में उसको स्टार्ट किया जाएगा। Rupees 300 crore grant to the government of Goa for the Diamond Jubilee celebrations of the state's liberation from Portuguese. 1,000 crore for the welfare of tea workers, especially women and their children in Assam and West Bengal through a special scheme. तो ये सारा पैसा आने वाले 1 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिस्कल पोजीशन क्या है आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक और आने वाले साल में क्या प्रेडिक्शन है इसके लिए? सो फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 9.5% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड टू बी 6.8% इन 21-22। तो पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी हम फिस्कल डेफिसिट का जो आइडिया है उसको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
plan to continue on the path of fiscal consolidation, achieving a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 25-26 with a fairly steady decline over the period. तो जो FRBM एक्ट है उसमें तो फिजिकल डेफिसिट 2 to 3% रखने के लिए ही बोला गया है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू करंट सिनारियोज, और इसीलिए उसको 4.5% रखने की बात की गई है. Amendment to Fiscal Responsibility and Budget Management, that is FRBM Act, proposed to achieve targeted fiscal deficit levels. The Contingency Fund of India, जिसे हम संचित निधि कहते हैं, जो कि इमरजेंसी फंड है इंडिया के लिए. So the Contingency Fund of India to be augmented from 500 crore to 30,000 crore through the Finance Bill. तो आने वाले टाइम में उसको भी ऑगमेंटेड करने के लिए एक फिनांस बिल लाया जाएगा. रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फिनांस कमीशन क्या है? सो द फाइनल रिपोर्ट कवरिंग 21 to 26 का जो पीरियड है 5 सालों का वाज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट. रिटेनिंग वर्टिकल शेयर्स ऑफ स्टेट्स एट 41%. Funds to UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the center now. Why? Because now they are union territories. On the Commission's recommendation, 1,18,452 crore rupees have been provided as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,000 crore to 14 states in 2021. तो ये एक छोटा सा बदलाव हुआ है. अदरवाइज 15th फिनांस कमीशन की ऑलमोस्ट सारी रिकमेंडेशन सेम एज पर दी 14th फिनांस कमीशन, और उसके प्रेसिडेंट थे NK सिंह, जिसके बारे में हमने पास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी बात कर ली है. टैक्स प्रपोजल्स क्या है? तो टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. नो एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट इफ प्रोविडेंट फंड PF contribution is more than 2.5 lakh. Exemption from filing tax returns for senior citizen over 75 years of age and having only pension and interest income, tax to be deducted by paying the bank. Income tax settlement commission abolished. Higher tax collection at source rate for non-fillers. तो जो नहीं भरता है टैक्स उनके पास से ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा, ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाएगी. Reducing time to file belated returns. Agriculture, infrastructure and development says on small number of items. Dispute resolution committee to be set up for the taxpayers with taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh. तो एक ताकि जल्दी से जो टैक्स पैसे के लिए जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको जल्दी से सुलझा कर वो पैसा गवर्नमेंट लोगों से निकलवाना चाहती है. ओके, आगे ऐसी ही एक स्कीम लाई गई थी विवाद से विश्वास तक, जिसका काफ़ी फ़ायदा गवर्नमेंट को हुआ था. नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल सेंटर टू बी एस्टैब्लिश इन अपकमिंग डेज. तो ये 6 पिलर्स हमने कवर किए जो कि डिस्कस किए गए थे, जिसके ऊपर आपका 2021 का जो बजट था वो लोकसभा में फिनेंस मिनिस्टर ने पेश किया. राइट, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स लेमन लैंग्वेज में लिखकर मैंने आपको दे दी है और समझा दी है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. तो देखिए, वी ऑलरेडी नो अबाउट द रामसर कन्वेंशन. ओके, तो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है. Recently, on the occasion of World Wetland Day, which is on 2nd of February, the Minister of State for the Environment, Forest and Climate Change announced the establishment of a Center for Wetland Conservation and Management as part of National Center for Sustainable Coastal Management. World Wetland Day is celebrated every year on the 2nd of February. The year 2021 also commemorates the 50th anniversary of the Convention on Wetlands signed on 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar. तो रामसर शहर में 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन के ऊपर साइन किया गया था, जिसके तहत जो भी वेटलैंड्स है उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा. The theme for 2021 is Wetlands and Water. It was first celebrated in 1997. अब क्या है सिग्निफिकेंस CWCM बनाने का? सो द डेडिकेटेड सेंटर वुड एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स एंड एक्नॉलेज गैप्स
and will aid in the application of integrated approaches for conservation, management, and wise use of the wetlands. It will help in building partnership and networks with relevant national and international agencies. तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर काम कर सकेंगे dedicatedly for this purpose to conserve the wetlands in India. It would serve as a knowledge hub and enable exchange between state and UT wetland authorities, wetland users, managers, researchers, policymakers, and practitioners. It would also assist the national and state UT governments in the design and implementation of policy and regulatory framework, management planning, monitoring, and targeted research for wetlands कंजर्वेशन. तो ऐसा डेडिकेटेड एक एजेंसी बना दी जाएगी जो पूरी तरह से वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान रखेगी. सो नाउ व्हाट आर वेटलैंड्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स? सो वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम्स सैचुरेटेड विथ वाटर ईदर सीजनली और परमानेंटली. थोड़ा भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पानी से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? वेटलैंड्स कहा जाएगा. दे इंक्लूड मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर्स, लेक्स, डेल्टाज, food plains and flooded forest, rice fields, coral reefs, marine areas no deeper than 6 meters at low tide, as well as human-made wetlands such as wastewater treatment ponds and reservoirs. Though they cover only around 6% of the Earth's land surface, 40% of plant and animal species live or breed in wetlands only. इसीलिए उसका सिग्निफिकेंस है. क्या सिग्निफिकेंस है? वेटलैंड्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. दे मिटिगेट फ्लड्स, protect coastlines, and build community resilience to disasters, absorb pollutants, and improve water quality. Wetlands are critical to human and planet life. More than 1 billion people depend on them for a living. They are a vital source for food, raw materials, genetic resources for medicines, and hydropower. 30% of land-based carbon is stored in a peatland, a type of wetland. They play an important role in transport, tourism, and culture and spiritual well-being of people. Many wetlands are in areas of natural beauty, and many are important to Aboriginal people. So that's why it is very, very, very important to conserve this kind of wetlands. As of now, India has 42 recognized Ramsar wetland sites. इसके ऊपर थ्रेट्स क्या है? तो सबसे बड़ा थ्रेट्स है ग्लोबल वार्मिंग का और ह्यूमन इंटरफियरेंस का, राइट. सो मेजर थ्रेट्स इज एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, pollution, and climate change. Status of wetlands in India. India has nearly 4.6% of its land as wetlands, covering an area of 15.26 million hectares, and has 42 sites designated as wetlands of international importance or Ramsar sites. Wetlands declared as Ramsar sites are protected under strict guidelines of the convention. There are currently over 2,300 Ramsar sites around the world. So recently, okay, अभी कुछ ही दिनों पहले India has added Tsokar wetland complex in Ladakh as its 42nd Ramsar site. Wetlands are regulated under the Wetlands Conservation and Management Rules 2017. The 2010 version of the rules provided for a central wetland regulatory authority, but new rules 2017 replaced with a state level bodies and created a national wetland committee with functions on advisory role. The newer regulations removed some items from the definitions of wetlands, including backwaters, lagoons, creek, and estuaries. Under the 2017 regulations, process to identify the wetlands has been delegated to the states. तो अब अगर कोई स्टेट्स चाहता है कि कोई उसकी जो वेटलैंड्स है उसको रामसर कन्वेंशन का रिकग्निशन मिलना चाहिए, तो वो रिकमेंड वो स्टेट को कर सकता है. देन देयर इज़ एन एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, जो डिसाइड करेगी कि कौन सी जगह को रामसर कन्वेंशन का रिकग्निशन देना चाहिए. सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर. Let me know in case of any doubt. Till then, stay home, stay safe. Thank you.